सोचिए, थार रेगिस्तान, नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मीलों तक फैली सूखी रेत, चिलचिलाती धूप और एकदम बंजर जमीन, है ना? ऐसा लगता है जैसे ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन बस किसी तरह से संघर्ष कर रहा है। लेकिन आज हम इस पूरी धारणा को पलटने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा वैज्ञानिक और गणितीय विश्लेषण करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम देखेंगे कि ये जिसे हम बंजर जमीन मान रहे हैं ना, वो असल में कोई खाली पड़ी जगह नहीं है, बल्कि वो एक बेहद पावरफुल और संतुलित इंजन है। एक ऐसा इंजन जो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था और जलवायु को ड्राइव कर रहा है। ये सिर्फ रेत का समुद्र नहीं है दोस्तों, ये डेटा, ऊर्जा और प्रकृति के कड़े गणित का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब जरा यहां देखिए, भौगोलिक रूप से अगर हम देखें तो थार की सीमाएं राजस्थान से लेके गुजरात और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई हैं। लेकिन इसी तस्वीर में एक और चीज है, इंदिरा गांधी नहर। इसने इस पूरे सूखे लैंडस्केप में जैसे एक नई जान फूंक दी है, हरियाली ला दी है। तो चलिए बिना देर किए सीधे गोता लगाते हैं और इस पूरे क्षेत्र के पीछे के विज्ञान और उस छिपे हुए गणित को डीकोड करते हैं। आज का हमारा ये सफर इन 5 प्रमुख पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले बारिश का गणित, फिर भारतीय मानसून में थार का रोल, इसका आर्थिक योगदान, इसके बाद हम देखेंगे पर्यावरणीय लागत और आखिर में बात करेंगे इसके कुल प्रभाव और निष्कर्ष की। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, थार में बारिश का गणित, क्योंकि इस रेगिस्तान को समझने की शुरुआत ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती से होती है। और वो चुनौती है पानी की भारी कमी। देखिए, ये डेटा अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। पूरे भारत में औसतन 1100 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन थार में ये आंकड़ा गिरकर महज 100 से 300 मिलीमीटर के बीच सिमट जाता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ कम बारिश नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर नमी का घाटा है जो इन चौंकाने वाले आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यहां इतनी कम बारिश होती क्यों है? इसका जवाब छुपा है इस वर्षा ग्रेडियंट मॉडल में। गणित की भाषा में कहें तो r ऑफ x बराबर है r0 e⁻⁻kx। अब इससे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे जैसे मानसूनी हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, वो तेजी से अपनी नमी खोती जाती हैं। ये जो k है ना, ये हवाओं के कमजोर होने की दर है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अरावली पर्वतमाला इन हवाओं के बिल्कुल समानांतर खड़ी है, इसलिए वो इन हवाओं को रोककर बारिश करवाने में पूरी तरह से फेल हो जाती है। नतीजा बेहद कम और एकदम अनप्रेडिक्टेबल बारिश। ठीक है, तो ये तो हुई स्थानीय स्तर की बात। अब हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, भारतीय मानसून में थार की भूमिका। चलिए अपनी नजर को थोड़ा बड़ा करते हैं और इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि प्रकृति का सिस्टम कैसे काम करता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, दबाव और तापमान एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गर्मियों में जब थार भट्टी की तरह तपता है और तापमान एकदम चरम पर होता है, तो वहां एक बहुत ही गहरा लो प्रेशर जोन बन जाता है। और ये जो खालीपन है ना, ये एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। ये हिंद महासागर से नमी से भरी मानसूनी हवाओं को सीधे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ खींच लेता है। अब इस प्रेशर गेम के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि इसी वैक्यूम के कारण पूरे उत्तर भारत और गंगा के उपजाऊ मैदानों में झमाझम बारिश होती है, फसलें लहलहाती हैं और करोड़ों लोगों को खाना मिलता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि स्थानीय स्तर पर, यानी खुद थार को लगातार सूखे की मार झेलनी पड़ती है। मतलब ये एक ऐसा इंजन है जो पूरे देश को पानी पिलाने के लिए खुद प्यासा रह जाता है। और इस स्थानीय अनिश्चितता को हम इस वेरिएंस या विचरण के फॉर्मूले से माप सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि औसत के मुकाबले असल में कितनी बारिश होगी, इसमें कितना उतार चढ़ाव है। थार के मामले में ये वेरिएंस बहुत बहुत ज़्यादा है। और गणित में उच्च विचरण का सीधा सा मतलब है अत्यधिक अप्रत्याशित खेती। वहां का किसान कभी ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि इस बार फसल के लिए पर्याप्त पानी बरसेगा या नहीं। तो यहां तक सुनकर ऐसा लग सकता है कि यह सिर्फ मौसम की मार झेलने वाला इलाका है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अब हम तीसरे हिस्से में देखेंगे कि कैसे इस रेगिस्तान ने अपनी चरम सीमाओं को ही अपनी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना लिया है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए।
थार में धूप की तीव्रता इतनी अधिक है कि यहाँ हर रोज प्रति वर्ग मीटर 5 से 7 किलोवाट घंटे ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसका गणित बहुत ही सिंपल और हैरान करने वाला है। अगर हम इस विशाल रेगिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 2% हिस्से का उपयोग भी सोलर पैनल लगाने के लिए कर लें तो इतनी बिजली बनेगी जो पूरे देश के करोड़ों घरों को रोशन कर सकती है। जो चिलचिलाती धूप पहले एक बड़ी समस्या थी, वो आज ऊर्जा का सबसे बड़ा खजाना बन गई है। और बात सिर्फ धूप की नहीं है, अब जरा हवा की ताकत देखिए। पवन ऊर्जा का सीधा सा फॉर्मूला है कि बिजली हवा की गति के क्यूब यानी घन के हिसाब से बढ़ती है। थार में हवा की स्पीड औसतन 7 मीटर प्रति सेकंड के आसपास रहती है। ये तेज हवाएं राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में देश के टॉप राज्यों में लाकर खड़ा कर देती हैं। रेत के टीलों पर शान से खड़ी ये पवन चक्कियां इसी बात का जीता जागता सबूत हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को तेजी से दौड़ा रहा है। इंदिरा गांधी नहर की वजह से इस सूखे इलाके में गेहूं और सरसों की बम्पर पैदावार हो रही है, क्योंकि उपज सीधा जलापूर्ति के समानुपाती होती है। और हाँ, हम टूरिज्म को कैसे भूल सकते हैं। जैसलमेर जैसे शहरों में डेजर्ट सफारी, वहाँ के रंग बिरंगे त्योहार, ये सिर्फ आंखों को अच्छे नहीं लगते, बल्कि ये बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हैं और हमारी जीडीपी में सीधा योगदान देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ रुककर एक पल सोचने की जरूरत है। हमने सौर ऊर्जा देखी, पवन ऊर्जा देखी, कृषि और टूरिज्म को भी देखा, पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। प्रकृति के साथ इस छेड़छाड़ और इस विशाल विकास की असल कीमत क्या है? और यहीं से हम अपने चौथे बिंदु यानी पर्यावरणीय लागत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस नाजुक इकोसिस्टम के साथ कुछ ऐसे खतरे जुड़े हैं जिन्हें हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी का जो गणित है ना, वो सीधा इंसानों की काम करने की क्षमता पर असर डालता है। 45 से 50 डिग्री के भयंकर तापमान में इंसान की प्रोडक्टिविटी तेजी से नीचे गिरती है। यहाँ भी प्रोडक्टिविटी तापमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ऊपर से जब पानी की मांग बारिश से कहीं ज़्यादा हो जाती है तो एक बहुत बड़ा वाटर डेफिसिट या जल घाटा पैदा हो जाता है। ये घाटा पूरी की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख देता है। लेकिन इन सब में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा डराता है वो ये है, dA/dt इज ग्रेटर देन 0। कैलकुलस की भाषा में इसका सीधा सा मतलब ये है कि समय के साथ रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। आसान शब्दों में कहें तो रेगिस्तान फैल रहा है। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है कि ये सूखापन धीरे धीरे हमारे आसपास की उपजाऊ जमीनों को भी निकलता जा रहा है। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, कुल प्रभाव और निष्कर्ष। चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक अंतिम वैज्ञानिक तस्वीर बनाते हैं। आइए देखते हैं कि ये पूरा गणित कैसे जुड़ता है। हमारा नेट इम्पैक्ट यानी कुल प्रभाव निकालने का समीकरण कुछ ऐसा बनेगा। सारे आर्थिक फायदों को जोड़िए, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कृषि और टूरिज्म, और फिर उसमें से वो कुल पर्यावरणीय कीमत घटा दीजिए, यानी पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी और मरुस्थलीकरण। अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान वास्तविकता यह है कि हमारा नेट इम्पैक्ट 0 से बड़ा है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी और टूरिज्म में भारी उछाल के चलते आज के दिन फायदे नुकसान पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन भविष्य के जोखिम बिल्कुल साफ हैं। अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही बढ़ता रहा और जल संकट गहराता गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये लागतें हमारे आर्थिक फायदों को पार कर जाएंगी। ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिस पर हमें पैनी नजर रखनी होगी। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि थार रेगिस्तान भारत के लिए एक वरदान है, लेकिन तभी तक जब तक इसका वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन किया जाए। इसके आर्थिक और जलवायु संबंधी फायदे यकीनन इसकी पर्यावरणीय लागतों को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन आखिर में सवाल ये है, क्या हम भविष्य में विकास और प्रकृति के बीच इस बेहद जटिल गणितीय संतुलन को कायम रख पाएंगे? इस सवाल के साथ